नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और आप सबका पेपर थर्ड है। तो पेपर थर्ड है, आप सबको पता है, जेंडर इन एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट। आप सब कमेंट में बताना आप सब ने क्या सिलेक्ट किया है पेपर 4। ओके, आप सब ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना आप सभी ने पेपर 4 क्या सिलेक्ट किया है। ओके, कमेंट कर रहे हो ना कि मैम क्लास चलाइए पेपर 4 की, तो आप सब पहले ये बताइएगा क्या सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में भी यही प्रॉब्लम आई थी और फर्स्ट सेमेस्टर में हमें दोनों क्लासें लेनी पड़ी थी। ठीक, फर्स्ट और इस बार आप सब ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना कौन सा आप सब पढ़ रहे हो, ठीक, कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हो पेपर 4। ओके, तो आज आपका पेपर थर्ड का 5वां क्लास है, 5वीं क्लास है और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पर जितनी भी क्लासें होती हैं सारी इम्पॉर्टेंट ही होती हैं और जो भी पढ़ाते हैं वो सारे महत्वपूर्ण होते हैं। और तो इसीलिए जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दें। जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लाइक करिए, एक लाइक तो बनता ही है ना। आपकी टीचर आपके लिए इतना कुछ करती हैं, पढ़ाती हैं, तो आप एक लाइक शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। ठीक, आइए जानते हैं आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 प्रश्न हैं, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसी में कई प्रश्न बनेंगे, अभी हम आपको आगे चल के बताएंगे किस तरह से इसी को आपके पेपर में शॉर्ट में पूछ सकता है, कई प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, तो आज हम कई प्रश्नों को एक ही प्रश्न में कवर करेंगे, जैसा कि कह सकते हैं, है ना। आगे देखना, पूरी क्लास देखना, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना। आपको समझ में आ जाएगा कि मैम ने क्या कहा, कई प्रश्न बनने वाले हैं, तब आपको पता चलेगा कई प्रश्न कैसे बनेंगे। ठीक, बीच में हम बताएंगे। ओके, तो लास्ट तक देखिएगा, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न कह रहा है कि महिला सशक्तिकरण, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार आई तो महिला सशक्तिकरण पर बहुत ही विशेष बल दिया गया। आपने देखा ना, अब इस बार 15 अगस्त को आपके प्रधानमंत्री जी ने, हम लोगों के प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दी थे, स्पीच दिया था, महिलाओं के बारे में क्या बोला था, आप सब कमेंट में बताना। जो न्यूज़ देखता होगा उसे पता होगा। ठीक, उन्होंने कहा कि क्या कहा था बताइए, चलो हम लास्ट में बताते हैं, आप सब कमेंट करिए, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। ठीक, यहाँ पे महिला सशक्तिकरण और संरक्षण के लिए बनाए गए कुछ कानून निम्नलिखित हैं। पहला है भारत में महिला सशक्तिकरण से संबंधित कानून। ओके, तो पहले हम जानते हैं भारत में महिला सशक्तिकरण से संबंधित कौन कौन से कानून थे और कब बनाया गया था, किस सन में बनाया गया था और किस लिए बनाया गया था। ठीक, तो आइए जानते हैं। वर्तमान दौर, प्रेजेंट टाइम क्या है कि सशक्तिकरण का दौर है, इस समय सशक्तिकरण का दौर है। ठीक, आज महिलाएं आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं। जी हाँ, आप भी पढ़ रही हैं, क्योंकि इससे पहले अगर आप सोचो, अपने मम्मी हो सकता है आपकी पढ़ी लिखी हो, लेकिन दादी से पूछो आप, तो दादी लोग कैसे, अगर उनकी इच्छा भी रही होगी लेकिन वो पढ़ नहीं पाई होंगी, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा क्या था, प्रेशर था, दबाव था बालिकाओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन इस समय ऐसा है कि घर की बहुएं भी पढ़ रही हैं, जॉब कर रही हैं। ठीक, तो वही इसमें कहा गया है कि वर्तमान दौर महिला सशक्तिकरण का दौर है और आज महिलाएं आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं। कल्पना चावला जी ना कहाँ पर पहुँची, अंतरिक्ष पर। लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को, कुछ ऐसे भी क्षेत्र मतलब आप सबको पढ़ाया है मैंने, जो कम्युनिटी से संबंधित समुदाय के में, तो उसमें क्षेत्र में क्या होता है, कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी महिलाओं की हालत बहुत ही दयनीय बनी हुई है। इसी को सुधारने के लिए आपके प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण योजना लागू की थी। उसमें इन्होंने अब की बार जो मैंने बताया ना कि आप सबने कमेंट भी नहीं किया कि हर गांव में महिला होगी, जो क्या नाम दिया था प्रधानमंत्री जी ने, लखपति दीदी।
ओके, याद आया, लखपति दीदी कहा था ना, तो वो आपके प्रधानमंत्री ने कहा था इसी महिला सशक्तिकरण के दौर पे। ठीक, उनका कहना था कि जैसे कि आपके गांव में, हर एक गांव में कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, जैसे कि आशा बहू हैं, बहुत सारी वैकेंसियां निकालते हैं जिनको ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं लेकिन नरेगा वगैरह में भी काम कर रही हैं। इसके उपरांत भारत सरकार ने ऐसे कुछ और भी योजनाएं लागू की हैं जो अभी सभी जगहों पर नहीं उपस्थित हो चुकी हैं और उनसे महिलाओं को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आइए हम ये जान रहे हैं महिला सशक्तिकरण से संबंधित कानून कौन से हैं। ठीक, तो उस पर फोकस करते हैं, बातें तो होती रहेंगी। ठीक, हालत दयनीय बनी हुई है, इसीलिए महिलाओं को समाज में और भी सशक्त बनाने के लिए सरकार ने क्या किया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, और जो याद रखना हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, 1955 में। ठीक, और दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था, 1961 में। ओके, जैसे कानून बनाए गए। ठीक, और दहेज निषेध अधिनियम जो 1961 में पारित हुआ था। हिंदू विवाह अधिनियम, ये आपको पता होना चाहिए कि हिंदू विवाह अधिनियम सब 1955 में पारित हुआ था, क्योंकि ये प्रश्न बन सकता है हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1955 में। ये शॉर्ट आंसर बन सकता है। ठीक, क्योंकि प्रश्न बहुत आते हैं ये सब। ओके, तो भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई अधिनियम बनाए गए जिनमें कुछ इस प्रकार से। पहला अधिनियम आता है आपकी स्क्रीन पर। पहला अधिनियम कौन सा है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ये किसके लिए बनाया गया, महिलाओं के लिए। और कब, सॉरी बच्चों, कब बनाया गया था, सन 1948 में। कब बना था, 1948 में। और ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का क्या महत्व था, क्या कार्य था, ये जानते हैं। ये न्यूनतम जो मजदूरी अधिनियम था 1948 में पारित हुआ था, यह अधिनियम जो पुरुष और महिला, पुरुष भी कार्य श्रमिक हैं और महिला भी कार्य श्रमिक हैं, लेकिन क्या होता है कि श्रमिकों के बीच मजदूरी में भेदभाव, जैसे कि महिला हैं तो उनमें भेदभाव किया जाता है और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है, या उनको मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। अगर इसमें भेदभाव किया जाता है तो ये कानूनन अपराध होगा और इसके लिए उन्हें सन 1948 में जो पारित हुआ था अधिनियम, इसके तहत उन्हें कड़ी सज़ा भी दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट आता है खान अधिनियम। कौन सा अधिनियम है, खान अधिनियम, जो 1952 में पारित हुआ और इसी को कारखाना अधिनियम भी कहा गया। क्या कहा गया, कारखाना अधिनियम, जो 1948 में पारित हुआ था। 1952 में खान अधिनियम बना और इससे पहले 1948 में कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। ठीक, दोनों वही है, सिम्टम्स दोनों का कार्य वही है, लेकिन इससे थोड़ा इसमें चेंजिंग लाया गया था 1952 में। ठीक, तो इन दोनों अधिनियम में यह प्रावधान है कि महिलाओं को, कोई भी महिला है, उसे 7 PM से 6 AM अर्थात सुबह के जैसे कि शाम के 7 बजे से और सुबह 6 बजे के बीच में काम पर नहीं लगाया जा सकता है ना। जैसे कहते हैं ना, नाइट ड्यूटी है शाम के 7 बजे से सुबह मॉर्निंग में 6 बजे तक। इस बीच में कोई भी महिला हो, अगर कोई भी महिला हो, कोई भी जॉब हो जो कारखाना वगैरह में, इसमें वो काम करना नहीं, अगर वो नहीं करना चाहती हैं, वो काम पर नहीं लगाया जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो वो महिला जिसके ऊपर ये प्रेशर दिया जाता है, वो महिला क्या कर सकती है, आपके इस खान अधिनियम जो 1952 में पारित हुआ, इसके तहत वो केस भी कर सकती है। ठीक, इसके बीच में काम पर नहीं लगाया जा सकता और इसके साथ ही काम के दौरान उसकी सुरक्षा और कल्याण का ध्यान रखना भी अनिवार्य होगा। वो उस फैक्ट्री में, जैसा कि कारखाना है ना, तो कारखाना में अगर काम कर रही महिला तो उसके लिए सुरक्षा भी रखना, जो वहाँ के जो वहाँ जैसे कि वहाँ के बड़े लोग हैं जिनका डिपार्टमेंट है, वहाँ पर अगर महिला कार्य कर रही है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी भी उन्हें रखना पड़ेगा। ठीक, कल्याण का ध्यान भी रखना पड़ेगा, ये अनिवार्य रूप से है। ठीक, नेक्स्ट आता है हिंदू विवाह अधिनियम। सॉरी बच्चों, हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 में पारित हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा क्या होता है कि
एक समय में एक ही पति या पत्नी रखने का प्रावधान है। इसमें महिला और पुरुष दोनों को तलाक और विवाह के संबंध में समान अधिकार दिए गए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में समान अधिकार दिए गए। अगर पुरुष एक पत्नी होते हुए भी दूसरी पत्नी रखता है तो उसके ऊपर केस किया जाता है, वो केस कर सकता है, क्योंकि बिना तलाक के ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो इस पर क्या होगा, कानूनी कार्रवाई होती है। और एक पत्नी है अगर वो और पति रखती है, बहुपति जैसा है ना, तो उसमें भी उसे कड़ी सज़ा मिलती है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत। नेक्स्ट आता है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, जो 1956 में पारित हुआ। जितने भी अधिनियम बता रहे हैं ये सारे अधिनियम महिलाओं के लिए हैं, ठीक। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, इसमें क्या होता है कि माता पिता की संपत्ति में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी समान अधिकार दिए गए हैं, है ना। जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम है उसमें अगर बेटी चाहे तो अपने मायके से भी ले सकती है, वैसे भी उसमें माता पिता की संपत्ति में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी समान अधिकार दिए गए। अर्थात यदि लड़की चाहे तो अपने पिता की संपत्ति में हक बटा सकती है, ठीक। ये किसके तहत है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब पारित हुआ था, 1956 में। याद रखना 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पारित हुआ था, लेकिन अब जाकर इसका लाभ हो रहा है, अब जाकर इस पर फोकस किया जा रहा है ना। नेक्स्ट आता है अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम। ये क्या है, अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम, जिसे कहते हैं ना वेश्यावृत्ति वगैरह, है ना। आपने मूवी में देखा ना, लड़कियों को उठाते हैं, लेके जाते हैं वहाँ कोठे पे रख देते हैं, फिर उसके बाद उससे गंदा गंदा काम करवाया जाता है ना, वो देह व्यापार, ठीक, वही है। ये कब पारित हुआ था, 1956 में। बताओ 1956, 50 के बाद कितने सारे अधिनियम पारित हुए हैं ना। इसमें क्या हुआ था कि इसके द्वारा महिलाओं और लड़कियों के जो यौन शोषण के लिए उनकी तस्करी की रोकथाम के प्रावधान हैं। दूसरे शब्दों में यह अधिनियम वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से महिलाओं और लड़कियों की तस्करी की रोकथाम के लिए बनाया गया था, ठीक। नेक्स्ट आता है दहेज निषेध अधिनियम, जो 1961 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा शादी के पहले या बाद में महिलाओं से दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई महिला की शादी, लड़की की शादी हो रही है, उससे पहले अगर आपके फैमिली वाले दहेज दे रहे हैं, महिला की फैमिली वाले दहेज दे रहे हैं, तो भी ये कानून अपराध है। और शादी होने के बाद भी दहेज नहीं दिया जाता है। इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है कानून अपराध कहलाएगा, ठीक, अपराध की श्रेणी में आता है। देना लेना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक। नेक्स्ट आता है मातृत्व लाभ अधिनियम, जो 1961 में पारित हुआ था। ये बहुत ही अच्छा अधिनियम है। जो मातृत्व लाभ अधिनियम है 1961 में पारित हुआ। इस अधिनियम का कार्य क्या था, यह अधिनियम महिलाओं को बच्चे के, जो कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उसके बच्चे के जन्म से पहले, जब बच्चा जन्म लेने वाला है उससे पहले 13 सप्ताह और जन्म के बाद के 13 सप्ताह तक वैतनिक अवकाश, जिसे पेड लीव भी कहा जाता है, ठीक, प्रदान करता है, ताकि वह बच्चे की पर्याप्त देखभाल कर सके, ठीक। इस गर्भावस्था के दौरान महिला को रोज़गार से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये कानूनन जुर्म होगा। आप अगर प्राइवेट जॉब कर रही हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, दोनों में अगर आपकी प्रेगनेंसी है, आप बच्चा होने वाला है, तो उस समय आप 13 सप्ताह से पहले आप छुट्टी ले सकती हैं। इस पर आपकी कोई भी आपको निकाल नहीं सकता, और 13 सप्ताह बाद आप ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है गर्भावस्था अधिनियम, जो 1971 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत क्या रखा गया कि द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियां, जैसे बलात्कार, ये सब आपने पढ़ा होगा, मैंने सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ाया था, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया था, ठीक। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियां, जैसे बलात्कार से की पीड़ित महिला या लड़की या किसी बीमारी की हालत में अगर वो गर्भ को धारण कर लेती है, गर्भ की स्थिति में है, गर्भवती है, तो उस समय वो मानवीय और चिकित्सीय आधार पर 24 सप्ताह, अगर मान लो बच्चा 24 सप्ताह का भी हो गया है, तब भी वो गर्भपात करा सकती है, गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। क्योंकि समान परिस्थितियों में 20 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी गई, लेकिन
स्थिति में 24 सप्ताह तक के गर्भ को भी समाप्त किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका समान पारिश्रमिक अधिनियम, जो 1976 में पारित हुआ था। यह अधिनियम कहता है कि किसी समान कार्य या समान प्रकृति के काम के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रमिकों को समान पारिश्रमिक का भुगतान प्रदान किया जाएगा और साथ ही भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार की भेदभाव को रोकता है। ठीक, ये समान पारिश्रमिक अधिनियम सन 1976 में कहा गया। नेक्स्ट आता है महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम, जो कब पारित हुआ था? 1986 में। यह अधिनियम महिलाओं को विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशन, लेखन, पेंटिंग या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अभद्र प्रदर्शन को प्रतिबंधित करता है। ठीक, नेक्स्ट आता है सती रोकथाम अधिनियम, जो 1987 में पारित हुआ था। यह अधिनियम सती प्रथा, जैसे पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जबरन चिता पर जलाना, ठीक, का देश के किसी भी भाग में प्रचलन या उसके महिमा मंडन को अपराध घोषित करता है। किसी भी महिला को सती होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक, नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। इस अधिनियम के तहत ये कब पारित हुआ? सन 1990 में। सरकार ने इस आयोग का गठन महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों और अन्य सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और निगरानी करने के लिए किया था। महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की योजनाएं कौन सी हैं? पहला आता है यहाँ पे, ये भारत सरकार के योजनाएं हैं। ठीक, इसमें घरेलू हिंसा अधिनियम, जो 2005 में पारित हुआ था। इसके द्वारा महिलाओं को सभी प्रकार के घरेलू हिंसा, जैसे शारीरिक, यौन, मानसिक, मौखिक या भावनात्मक हिंसा, ठीक, से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो दुर्व्यवहार की शिकार हो चुकी हों या दुर्व्यवहार करने वाले के साथ रह रही हों। ठीक, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, जैसे रोकथाम, निषेध और निवारण, ठीक, ये भी एक अधिनियम था। ये वो योजना थी जो 2013 में पारित हुआ था। इस अधिनियम में सार्वजनिक और निजी, संगठित व असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में सभी कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़ित से सुरक्षा प्रदान करना था। ठीक, यही आज का लास्ट था प्रश्न। तो जैसा मैंने बताया था ना, इससे कई प्रश्न बन सकते हैं। तो आ सकता है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? 1990 में। इसके कार्य क्या हैं तो आप दर्शा सकते हैं। ठीक, 2005 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था, इसके कार्य क्या है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो आप लिख सकते हो घरेलू हिंसा अधिनियम। ओके, तो जैसा कि कहा था मैंने शुरू में ही, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी। तो जी हाँ, इम्पोर्टेंट क्लास थी ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो। पेपर तो बहुत अच्छा ही होगा।